हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक है निमोनिया, जिसमें हम आज उसके इंट्रोडक्शन, काजेज, साइंस, सिम्टम और पैथोफिजियोलॉजी और उसके मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो इसको जानने के लिए फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए देखते हैं हम निमोनिया क्या होता है। फ्रेंड्स, जो निमोनिया होता है वह एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है। जो इन्फ्लामेशन काज करता है। किसमें इन्फ्लामेशन काज करता है? जो लंग्स में हम लोग की एल्विलाई होती हैं, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, वहीं पे वो इन्फ्लामेशन काज कर देता है। यह एक लंग्स या दोनों लंग्स में हो सकता है। और ये इसमें क्या होता है, जो सैक होता है उसमें जो फ्लूइड फिल हो जाता है या पस फिल हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन को क्या होगा, कफिंग होगा और फ्लेग्म होगा। तो कफिंग क्या होता है, जब वो कफिंग करेगा यानी खांसेगा तो उसमें फ्लेम दिखेगा। फ्लेम का मतलब ये होता है, यदि स्पुटम हम लोग जनरली जानते हैं, स्पुटम जो यदि हम लोग स्पुटम में डेड सेल या बैक्टीरिया दिखने लगे, डेड सेल या कोई बैक्टीरिया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखने लगे, तो उस कंडीशन में उसे हम फ्लेग्म बोलते हैं। ये फ्लेग्म इसको बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, उस पर्सन को फीवर्स होगा और चिल्स होगा और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग इसलिए होगा क्योंकि जो उसका एल्विलाई है उसमें फ्लूइड कलेक्शन हो गया है। फ्लूइड कलेक्शन की वजह से उसमें कंजेशन हो गया है। जब वो पर्सन सांस लेगा तो प्रॉपर उसका जो लंग्स है वो एक्सपेल नहीं हो पाएगा, तो इसकी वजह से उसको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी। और जो इसके काजेज होते हैं वो जनरली बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये वायरस और फंजाई की वजह से भी हो सकता है। जो इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या आते हैं, मतलब ये किस में ज़्यादा चांस होते हैं होने की। तो चिल्ड्रेन, इन्फेंट, मतलब 1 ईयर, 0 to 1 ईयर चिल्ड्रेन को हम लोग इन्फेंट बोलते हैं। इसमें इन्फेंट को ज़्यादा चांस होता है। और एज 65, जो 65 साल के ज़्यादा एज की ओल्डर पर्सन होते हैं, उनको ये ज़्यादा चांस होता है। और उनको ज़्यादा चांस होता है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। इन 3 पर्सन को यानी 3 लोगों को ज़्यादा चांस होता है निमोनिया होने का। इसके काजेज और रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं निमोनिया होने की। तो जो निमोनिया होता है वो मतलब ज़्यादातर बैक्टीरिया से ही कॉज, ये वायरस और फंजाई से भी काज हो सकता है। तो चलिए हम लोग इसके क्लासिफिकेशन और इसके काजेस को एक साथ में समझते हैं। तो इसमें फर्स्ट है कम्युनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिया। मतलब कम्युनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिया मतलब इसका ये मतलब होता है कि आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल, जब जो निमोनिया है वो आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल होगा तो उसको कम्युनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिया बोलेंगे। इसमें इस मतलब कम्युनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिया जो काज कर सकता है उसमें क्या क्या कॉजेटिव एजेंट होते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया होता है। इसका जो फर्स्ट काज होता है वो बैक्टीरिया ही होता है। इसमें स्ट्रेप्टोकाकल निमोनिया आ जाएगा और माइलोप्लाज्मा निमोनिया आ जाएगा। ये 2 बैक्टीरिया हैं मेन जो निमोनिया काज करते हैं। और इसमें फंजाई फंजाई में आ जाएगा हिस्टोप्लाज्मा और क्रिप्टोकोकस। ये 2 फंजाई हैं जिसकी वजह से हमें निमोनिया होता है। और वायरस में निमोनिया जो होता है वो सीवियर नहीं होता है जनरली, बट जो इस टाइम कोविड-19 चल रहा है फ्रेंड्स, उसकी वजह से हमें कॉमन या सीरियस निमोनिया देखने को मिल रहा है। और ये बच्चों में, मतलब जो 5 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनमें इन्फ्लुएंजा और राइनो और एचपीवी जो वायरस होते हैं इनकी वजह से भी निमोनिया होता है। बट इसमें क्या होता है, ये सीवियर कंडीशन नहीं हो पाती। यदि वायरस काज करता है तो इसमें सीवियर कंडीशन नहीं होती है। बट जो इस टाइम कोरोना वायरस चल रहा है उसमें निमोनिया कंडीशन देखे जा रहे हैं वो काफ़ी सीरियस देखे जा रहे हैं। और इसका अगला जो टाइप्स है वो है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। मतलब जब कोई पर्सन हॉस्पिटल में है तो इसकी वजह से निमोनिया उसको कैच कर ले रही है, तो उसको बोलेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। और जो थर्ड है वो है एस्पायरेशन निमोनिया। एस्पायरेशन निमोनिया क्या होता है? यह कब आकर होता है, जैसे कोई वोमिटिंग्स हो गया, कोई सलाइवा हो गया, या कोई फूड ड्रिंक जो कर रहे हैं वो हम लोग के लंग्स में चला जाए, तो वो एक फॉरेन पार्टिकल की तरह काम करेगा। तो इसकी वजह से भी हमें निमोनिया होने के चांस होते हैं। जैसे कोई भी फूड पार्टिकल्स हो गया, कुछ पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं या सलाइवा हो जाए, यदि या तो वोमिटिंग ही है जो लंग्स में चली जाए
तो इसकी वजह से भी हमें निमोनिया काज हो सकता है। इसके रिस्क फैक्टर क्या-क्या हो सकते हैं, तो हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि जो बच्चे होते हैं 1 to 2 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा ये देखने को मिलता है, और अदर्स में जैसे जो हॉस्पिटलाइज्ड लोग होते हैं उनको भी रिस्क होता है ये होने का, क्योंकि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भी होता है। और वो पर्सन जिनको COPD मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है उनको भी होने के चांस होते हैं। जो स्मोकिंग करते हैं, जो स्मोकिंग, उनमें भी चांस होता है इसका होने का। वीक इम्यूनिटी, जिस पर्सन की इम्यूनिटी वीक होगी उनमें भी रिस्क होता है निमोनिया होने का। अब इसके हम लोग पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे मैकेनिज्म होता है इसका बॉडी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका है मतलब कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से या तो गैस्ट्रिक कंटेंट हो जाएगा या तो बैक्टीरिया हो जाएगा जो हम लोग के लंग्स में इंटर करेगा। जो जब वो लंग्स में इंटर करेगा तो वो एक फॉरेन पार्टिकल की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा कि टिश्यू का नेक्रोसिस होगा। टिश्यू का नेक्रोसिस और इंक्रीज स्पुटम प्रोडक्शन, ये इन्फ्लामेशन की वजह से होगा। तो टिश्यू का नेक्रोसिस कैसे होगा फ्रेंड्स, इसको हम समझते हैं। क्योंकि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स हम लोग के बॉडी में आता है तो उसकी वजह से जो हम लोग के माइक्रोफोजेज हो गए या न्यूट्रोफिल्स हो गए वो उस पर अटैक करते हैं, उसको फॉरेन बॉडी समझ के उस पर अटैक करते हैं। तो जिसकी वजह से एक प्रोसेस होती है प्यूट्रीफिकेशन जो होता है, एक प्रोसेस होती है। इसमें जो माइक्रोफेजेज होते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ रहता है उसके आसपास के सेल को भी डेड करने लगते हैं। इसकी वजह से टिश्यू का नेक्रोसिस होगा। जब टिश्यू का नेक्रोसिस होगा तो सॉरी जब इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसमें स्पूटम का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगेगा और टिश्यू का नेक्रोसिस हो ही रहा है। तो ये जो टिश्यू का नेक्रोसिस हो रहा है उसकी वजह से प्लस कलेक्शन हो जाएगा, और जो मतलब स्पूटम का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से फ्लूइड हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें बॉडी में बॉडी कह रहे हैं उसके जो ईयर सैक है उनमें कंजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह जिस कंडीशन को बोलते हैं निमोनिया। पस का और फ्लूइड में डिफरेंस ये है फ्रेंड, जो पस होता है उसमें डेड सेल और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके क्लिनिकल फीचर के बारे में जानेंगे कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेस्ट पेन होगा, जब वो ब्रीथ करेगा या कफिंग करेगा तो पर्सन को चेस्ट पेन होगा। और सेकेंड इसका है कफ और जो फ्लेग्म होता है वो प्रोड्यूस होगा पर्सन में। फटीग होगा, फटीग इसलिए होगा क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल जो है बॉडी में कम हो रहा है, जिसकी वजह से उसको एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए पर्सन को फटीग होगा। डिजनिया हो सकती है, पर्सन को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, और उसको फीवर और स्वेटिंग और शेकिंग चिल्स भी पर्सन को हो सकता है। कन्फ्यूजन व चेंज इन मेंटल अवेयरनेस, ये ओल्डर पीपल में देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो लंग्स में कंजेशन हुआ है उसकी वजह से पर्सन को सांस लेने में मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है। पर्सन को ब्रीथिंग डिफिकल्टी की वजह से बॉडी में ऑक्सीजन का जो मतलब सिचुएशन है वो कम हो गया, डिक्रीज हो गया है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रेन टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। इसकी वजह से पर्सन में मेंटल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, और पर्सन को नोजिया वोमिटिंग भी हो सकता है। ये तो हो गए क्लिनिकल इसके फीचर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट हम लोग का जो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन था किसी भी डिजीज़ में वो होता है हिस्ट्री कलेक्शन। तो हिस्ट्री में हम लोग को इसकी प्रेजेंट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री और मेडिकल हिस्ट्री को पता करते हैं। फिर इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें उसका हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट एक्सरे भी करवाएंगे और ब्लड एग्जामिनेशन भी करवाएंगे। ब्लड टेस्ट में हम जनरली इसका एक्यूरेट टेस्ट नहीं होता है ब्लड टेस्ट, हम लोग इसके मतलब ब्लड टेस्ट में WBC का जो काउंट मतलब उसमें WBC देख सकते हैं और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसको देख सकते हैं। और स्पूटम कल्चर इसका एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जिसमें हम स्पूटम का सैंपल लेके उसको मतलब कल्चर करते हैं और पता करते हैं कि कौन सी बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है। और इसमें पल्स ऑक्सीमेट्री भी करवाते हैं। पल्स ऑक्सीमेट्री इसमें हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं, जो बॉडी में ऑक्सीजन सेचुरेशन है उसको आइडेंटिफाई करते हैं पल्स ऑक्सीमेट्री से। इसमें प्लूरल फ्लूइड कल्चर
यदि जो ऊपर के ये सब जो हैं यदि काम नहीं करते हैं तो इसमें हम लोग प्लूरल फ्लूइड कल्चर कराते हैं। जो प्लूरल एरिया में फ्लूइड का कलेक्शन हो गया उसका कल्चर कराएंगे और पता करेंगे कि क्या क्या मतलब क्या क्या कौन 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 उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। और उसमें ब्रोंकोस्कोपी करवाते हैं। ये एक टाइप का इंडोस्कोपी होता है जिसमें हम लोग लंग्स को विजुअलाइज करते हैं। ये प्लूरल फ्लूइड कल्चर और जो ब्रोंकोस्कोपी होता है इसको तभी कराया जाता है जब ये ऊपर के जो इन्वेस्टिगेशन है जिससे आइडेंटिफाई ना हो सके। इसमें मैनेजमेंट, तो इसमें हम मैनेजमेंट क्या देते हैं पेशेंट को, क्योंकि ये जाहिर सी बात है इसमें बैक्टीरिया का मतलब इसका कॉजेज बैक्टीरिया है और वायरस है और फंजाई है, तो इसमें हम बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक देंगे। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो बैक्टीरिया में मतलब यदि बैक्टीरियल काज है तो उसको देंगे, और यदि वायरस की वजह से है तो उसको एंटीवायरल ड्रग्स ये दे सकते हैं। और यदि उसमें एंटी फंगल की मतलब फंगल से हो रहा है निमोनिया तो उसमें एंटी फंगल ड्रग्स देंगे जिसमें ये सब आएंगे ड्रग्स जी यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये सब ड्रग्स आएंगे उसमें। और इसमें और कफ मेडिसिन, क्योंकि कफिंग ज़्यादा होती है पर्सन को, उसमें जो खांसी है उसको कंट्रोल करने के लिए उसमें हम मेडिसिन दे सकते हैं पर्सन को। और फीवर को रिड्यूस करने के लिए भी हम पर्सन को जैसे एस्प्रिन हो गया और एसिटामिनोफेन हो गया, ये सब फीवर को और पेन को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को देते हैं। और यदि जैसे पेशेंट यदि इन सब चीज़ों से ट्रीट नहीं हो रहा है तो उसको हम हॉस्पिटलाइज करते हैं पेशेंट को, क्योंकि सीरियस कंडीशन हो जाने पर उसको हॉस्पिटलाइज ही करना पड़ता है। तो उसमें हम उसको IV थेरेपी और ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी है बॉडी में तो उसको ऑक्सीजन थेरेपी भी दे सकते हैं। इसका हम प्रिवेंशन कैसे करते हैं, निमोनिया का प्रिवेंशन कैसे करते हैं, तो इसमें इसके लिए भी फ्रेंड्स एक वैक्सीन आती है। जो वैक्सीन है वो फर्स्ट जो है वो है प्रिवेनार और है न्यूमोवैक्स। जो प्रिवोनार 13 का मतलब होता है जो 13 नंबर दिया गया है मतलब ये इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये काम करती है। और जो प्यूनोमोवैक्स है सॉरी जो न्यूमोवैक्स 23 है इसका ये 23 का मतलब है कि इतने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट कार्य करती है। तो ये वैक्सीन आती है जिसको हमें बच्चों को लगवाया जाता है इससे निमोनिया से प्रिवेंट करने के लिए। अब इसका हम नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे, तो फर्स्ट इसमें हम नर्सिंग डायग्नोसिस देखेंगे। तो इसकी जो फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है वो क्या बनेगी, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। जो एयरवे है वो क्लियर मतलब इनफेक्टिव नहीं है मतलब क्लियर नहीं है, किसकी वजह से, जो एयरवे है वो क्लियर नहीं है किसकी वजह से, क्योंकि स्पूटम का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। और इसकी जो सेकेंड डायग्नोसिस है वो इम्पेयर गैस, मतलब जो गैस है एक्सचेंज नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है। और इसका जो इसमें जो थर्ड डायग्नोसिस है इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न। जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो इफेक्टिव नहीं हो रहा है, किस लिए इफेक्टिव नहीं हो रहा है, क्योंकि जो लंग्स है उसका एक्सपेंशन डिक्रीज हो गया है। जो एक्सपेंशन हो रहा था नॉर्मल लंग्स का वो डिक्रीज। और इसका जो फोर्थ डायग्नोसिस है वो है एक्टिविटीज टॉलरेंस। जो इसका एक्टिविटी है वो टॉलरेंस नहीं हो रहा है क्योंकि जिसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो डिक्रीज हो गया है। और एक्यूट पेन, मतलब उस एक्यूट पेन में देखने को मिलेगा कि ये किसकी वजह से होगा, क्योंकि पर्सन को मतलब उसमें इन्फ्लामेशन हुआ है। ये तो हो गए इसके नर्सिंग डायग्नोसिस। अब इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, क्या क्या इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो रिस्पायरेशन है पर्सन का उसका रिदम और डेप्थ को मतलब आइडेंटिफाई करेंगे या जैसा असेस करेंगे। और उसमें हम लोग उसके स्पूटम का कलर और वेलोसिटी जो होगा और उसको आर्डर को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। जो पर्सन का स्पूटम होगा उसके कलर और विस्कोसिटी और आर्डर्स में कोई इसमें गंध तो नहीं उसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। और जो इसका अगला इंटरवेंशन है वो एसेस करेंगे उसमें हाइड्रेशन स्टेटस को, पेशेंट का जो हाइड्रेशन स्टेटस है उसको भी एसेस करेंगे। और उसमें जो उसको पर्सन को असिस्ट करेंगे डीप ब्रीथिंग के लिए, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए उसको
असिस्ट करेंगे पेशेंट को और जिसको एडमिनिस्टर करेंगे, जो भी प्रिस्क्राइब है डॉक्टर के थ्रू ड्रग्स उसको एडमिनिस्टर करेंगे और उसके स्किन और म्यूकस के कलर को भी ऑब्जर्व करेंगे। इससे हमें क्या पता चलेगा कि कहीं उसको साइनोसिस तो नहीं हो रहा है पेशेंट को। यदि स्किन और म्यूकस का कलर ब्लू हो रहा है तो इसमें साइनोसिस को इंडिकेट करता है, इसलिए इसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे और उसके मेंटल स्टेटस चेंजेस को और कॉन्शियस लेवल को भी एसेस करेंगे और पेशेंट में एंजाइटी लेवल को भी एसेस करेंगे। यदि ज़्यादा एंजियस हो गया है पेशेंट तो उसमें उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे और मतलब उसका हार्ट रेट और बीपी भी मॉनिटर करते रहेंगे और जो उसका टेम्परेचर है उसको भी मॉनिटर करते रहेंगे और उसका बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे। बेड रेस्ट के लिए इसलिए बोलेंगे क्योंकि जब वो ज़्यादा वो बेड रेस्ट लेगा तो उसमें जो ऑक्सीजन का डिमांड होगा तो कम होगा। यदि ऑक्सीजन की डिमांड कम होगा तो मतलब थोड़े से भी ऑक्सीजन में उसको आराम मिल सकता है। तो उसको क्विक और प्रोवाइड मतलब उसको काल्म और क्विट इन्वायरमेंट उसको प्रोवाइड करेंगे और उसमें जो उसको सेल्फ केयर के लिए भी उसको एक्टिवेट करेंगे या मतलब उसको बताएंगे और यदि पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको फॉलोअप केयर के लिए बताएंगे कि आप जाइए और फिर जितने दिन का दवा है उसको ले जाइए, फिर फॉलोअप केयर के लिए ज़रूर आइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।